नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। तो कौन सा उत्तर सही है? इसका उत्तर बी सही है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध हैं। आप देख सकते हैं C2H6, हम इसको लिख सकते हैं C कार्बन के 4 संयोजकताएं होती है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हैं और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने 7 सहसंयोजक आबंध है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह यानी क्रियात्मक समूह कौन है? तो इसमें से कीटोन है। इसका उत्तर कौन सा सही है? सी सही है, कीटोन इसका सही है। इसमें बी सही था। अब है अगला प्रश्न तीसरा जो आपके सामने है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो यहाँ पर है बर्तन की तली बाहर से काली हो रही थी, इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? बी सही है। अब देखिए चौथा प्रश्न, प्रश्न 4, मेथिल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो देखिए मेथिल क्लोराइड में 3 एकल बंध कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच और 1 एकल बंध कार्बन तथा क्लोरीन के बीच होता है। सभी परमाणु चाहते हैं कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और हाइड्रोजन चाहता है कि उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिससे वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर ले। तो इसमें या तो साझा करे या तो किसी से उधार ले ले या तो किसी को दे दे जिससे उसका अष्टक पूरा हो सके। यहाँ पर कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो ये है, इसके 4 हैं। इसी कारण यह हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बनाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 3 एकल बंध हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ये एकल बंध होगा। और यहाँ क्लोरीन जो है इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये एक साझा करेगा किससे? कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, और इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इसका अष्टक पूरा हो गया, यह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लिया। और हाइड्रोजन चाहेगा कि हीलियम की तरह वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेती है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब हम देखते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन भी एक इसका यानी 3 हाइड्रोजन की और 1 क्लोरीन की, इसका भी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, यानी इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो यह है सहसंयोजक आबंध की प्रकृति मेथिल क्लोराइड में। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हम इसको C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन के साथ 3 एकल बंध और क्लोरीन के साथ 1 एकल बंध है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने पांचवा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 5वां का ए, हमें एथेनाइक
अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो इसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। हम इसको बंध के रूप में, बांड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और यह कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ये बंध के रूप में इसका विन्यास है। अब हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना है। तो अब देखिए, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा है। और यहाँ पर क्या है एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर एकल बंध बनाता है। डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इसका 2 इसका। और हम बाकी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका भी 6 हो गया। अब यहाँ 3 है, एक और लिखेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ रहेगा। यह है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखेंगे सबका अष्टक पूरा हो रहा है। हाइड्रोजन तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करता है, तो इसके 2 पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का भी 2, और इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गए। ये एक इसका साझा के रूप में। अब इस कार्बन का देखेंगे अष्टक पूरा हो रहा है, तो 2 4 6 2 8, तो इसका भी इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा होगा। और इस कार्बन का भी 4 6 2 8, 6 2 8, तो हम इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा होगा, और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा होगा, और इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। तो यह है एथेनॉइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए बी, 5वां का बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखने से पहले किस प्रकार हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा उसको हम दर्शाते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 हो गए। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के भी 1। तो देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम की तरह हो गया, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टक पूरा हो गया, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी प्राप्त कर लिया। तो यह है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब देखते हैं प्रोपेनोन क्या है। प्रोपेनोन, सी, प्रोपेनोन। तो इसका सूत्र जो होता है CH3 अणुसूत्र, CO CH3, यह है
प्रोपेनॉन का सूत्र, आणविक सूत्र है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले देखते हैं कि किस प्रकार से ये सभी परमाणु आपस में जुड़े हैं, सिंगल डबल बॉन्ड किस प्रकार से जुड़े हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। और ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है बीच वाले हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो देख रहे हैं कि सबकी संयोजकता पूरी है। अब हमें लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बहुत आसान है, जैसे इन सब का है आप सीधे सीधे लिख सकते हैं बॉन्ड के अनुसार। यहाँ डबल सिंगल तो इसका, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये हो गया, हाइड्रोजन इस प्रकार से हो गया। और यहाँ क्या है, कार्बन ही है, तो इस कार्बन का एक, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2 ऑक्सीजन का रहेगा। और इसके 6 होते हैं तो 2 आप इधर लिख सकते हैं, 6 इसके पूरे होंगे। अब देखते हैं कि 4 इसका हो गया, फिर इसका 1 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो ये है प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखें ये हीलियम की तरह हो गया, ये भी 2 हो गए, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हो गए, अष्टक पूरा 8 हो गए। और इस कार्बन का ये 4, ये 2 6 8 इसका पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इस कार्बन का पूरा हो, इस कार्बन का देखिए 4, ये 2 4 6 8 इसका भी पूरा हुआ, अष्टक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण किया। इस हाइड्रोजन का 2, इस हाइड्रोजन का 2 और इस हाइड्रोजन का भी 2 संतुष्ट होंगे। तो ये है प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं डी इसी में है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं। और ये फ्लोरीन के जो परमाणु हैं ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार जुड़े हैं। तो फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये फ्लोरीन है, डबल 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 डबल, और एक यहाँ पर। अब देखिए ये एक बार संतुष्ट हुआ 8, और ये दूसरी बार ये संतुष्ट हुआ, तो इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न 6वां। प्रश्न 6, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए समजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्योंकि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यानी क्रियात्मक समूह एक है तो सबका जो रासायनिक
और भौतिक गुण होगा समान होगा। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि एक समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है। यहाँ पर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि एक ही समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। तो यह है समजातीय श्रेणी। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो देखिए, पहला अंतर भौतिक गुणों के आधार पर। एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉल एक रंगहीन और मीठी गंध वाला द्रव है। एथेनॉल एक रंगहीन और मीठी गंध वाला द्रव है, जबकि एथेनॉइक अम्ल एक रंगहीन तथा तीव्र गंध वाला द्रव है। दूसरा अंतर देखिए, इसका गलनांक 156 केल्विन तथा क्वथनांक 351 केल्विन है, और एथेनॉइक अम्ल का इसका गलनांक 290 केल्विन तथा क्वथनांक 391 केल्विन है, 391 केल्विन है। तीसरा अंतर देखिए, इसका अपेक्षिक घनत्व 0.789 है, अर्थात यह जल से हल्का होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 1.045 है, अर्थात यह जल से भारी होता है। अब देखें रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। एथेनॉल एक उदासीन द्रव है। एथेनॉल क्या है? एक उदासीन द्रव है, और यह एक दुर्बल अम्लीय द्रव है। एथेनॉइक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्लीय द्रव है। दूसरा अंतर, यह अमोनिया से क्रिया करके एथिल एमीन बनाता है। एथेनॉल क्या करता है? अमोनिया से क्रिया करके एथिल एमीन बनाता है। इसकी रासायनिक समीकरण यहाँ पर एथेनॉल है, ये किससे क्रिया कर रहा है? अमोनिया से। और एथिल एमीन, यह क्या है? एथिल एमीन और जल बना रहा है। यह अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम एसीटेट बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण आपके सामने है। यहाँ पर है एथेनॉइक अम्ल क्रिया कर रहा है किससे? अमोनिया से, और अमोनियम एसीटेट बना रहा है। अगला अंतर है तीसरा, एथेनॉल क्लोरीन गैस से क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। एथेनॉल क्या करता है? क्लोरीन गैस से क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। यह क्लोरीन गैस से क्रिया करके मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनाता है। दोनों का रासायनिक समीकरण आपके सामने है। यहाँ एथेनॉल क्या कर रहा है? क्लोरीन गैस से क्रिया कर रहा है और एसिटाल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है, एथेनॉइक अम्ल जो है, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, और बना रहा है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और HCl। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु के दोनों सिरे अलग अलग व्यवहार करते हैं, यानी साबुन के अणु के जो दोनों सिरे होते हैं उनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं। साबुन का एक सिरा आयनिक भाग, साबुन का एक सिरा आयनिक भाग जलरागी तथा दूसरा सिरा कार्बन श्रृंखला भाग जल विरागी कहलाता है। साबुन का एक सिरा जो आयनिक होता है, जिधर पोटेशियम और सोडियम परमाणु जुड़े होते हैं, वो जलरागी यानी जल से प्रेम करने वाला, तथा दूसरा सिरा कार्बन श्रृंखला
जिधर हाइड्रोकार्बन रहते हैं वह सिरा जल विरागी यानी जल से दूर रहता है। आयनिक सिरा जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करता है। आयनिक सिरा जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से यानी मैल से, जो तैली मैल होते हैं उनसे पारस्परिक क्रिया करता है। इस प्रकार आयनिक भाग जल के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल के बाहर होता है। इस प्रकार की संरचना मिसेल कहलाती है। इस प्रकार की जो संरचना होती है वह मिसेल कहलाती है। साबुन का आयनिक भाग जल से इसलिए क्रिया करता है, साबुन का आयनिक भाग जल से इसलिए क्रिया करता है क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक होता है। जल क्या होता है? एक ध्रुवीय विलायक होता है, अर्थात जल में एक सिरा ऋणात्मक दूसरा धनात्मक होता है। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक होता है। एथेनॉल क्या है? एक अध्रुवीय विलायक होता है, इसलिए एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन एवं उसके यौगिक जलाने पर, दहन करने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनके दहन की प्रक्रिया को सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक जो होते हैं जलाने पर अर्थात दहन करने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनके दहन की प्रक्रिया को सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं तथा इनका रख रखाव कम खर्च में हो जाता है। कार्बन तथा उनके यौगिकों का रख रखाव कम खर्च में हो जाता है, इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की अधिकता होती है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की अधिकता होती है। जब साबुन को जल में घोला जाता है, तो ये लवण साबुन से अपक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं। ये लवण साबुन से अपक्रिया करके अघुलनशील, जो घुलने वाला नहीं होता है, ऐसा लवण बनाते हैं जो नीचे बैठ जाता है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, अर्थात झाग का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए इसका एक उदाहरण यह है साबुन का सूत्र, सोडियम स्टीयरेट। ये कैल्शियम लवण से क्रिया कर रहा है और कैल्शियम स्टीयरेट बना रहा है जो अघुलनशील अवक्षेप है और ये नीचे बैठ जाता है। इस कारण क्या होता है? झाग का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 11, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? तो हम जानते हैं साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। इस कारण यह लिटमस पत्र जो लाल होता है उसको नीला कर देगा। ये क्या करेगा? लिटमस पत्र जो लाल है उसको क्या कर देगा? नीला। लाल को नीला कर देगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है तो इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त, जो संतृप्त नहीं होता, हाइड्रोकार्बन को
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। यानी 2 बंद और 3 बंद वाले हाइड्रोकार्बन को सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता, तो इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अर्थात इस क्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। इस क्रिया में क्या होता है, योगात्मक क्रिया होती है, हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे एथीन से एथेन प्राप्त करना, यहाँ पर यह है एथीन जो असंतृप्त है, डबल बॉन्ड है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जा रही है और हमें एथेन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, एथेन प्राप्त हो रहा है। अब देखिए औद्योगिक अनुप्रयोग, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी प्राप्त करने में किया जाता है, क्योंकि वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि वनस्पति घी क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन एथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, एथाइन एवं मीथेन में किसमें संकलन अपक्रिया होती है, अर्थात किसमें योगात्मक अपक्रिया होती है। तो देखिए उत्तर, एथाइन और प्रोपीन में संकलन अपक्रिया होती है, क्योंकि दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि दोनों क्या हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है। तो देखिए संरचना इसकी, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और प्रोपीन में देखते हैं 2 कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर संकलन अपक्रिया होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या होगी, संकलन अपक्रिया होगी क्योंकि यहाँ पर भी ट्रिपल है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ब्रोमीन जल परीक्षण, यह लाल रंग का होता है। ब्रोमीन जो होती है अधातु होती है, यह द्रव अवस्था में होती है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर ब्रोमीन जल परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ब्रोमीन जल संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कोई अपक्रिया नहीं करता, अर्थात ब्रोमीन जल का रंग नहीं बदलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से क्रिया करके उसे रंगहीन कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु के दोनों सिरे विभिन्न गुण धर्मों वाले होते हैं। साबुन के जो दोनों सिरे होते हैं वो अलग अलग गुणधर्म वाले होते हैं। साबुन का एक सिरा जल रागी जो आयनिक भाग होता है तथा दूसरा सिरा जल विरागी कार्बन श्रृंखला भाग कहलाता है। यानी एक सिरा जलरागी तथा दूसरा जल विरागी। जलरागी माने जल से प्रेम करने वाला और जल से दूर रहने वाला। आयनिक सिरा जल तथा कार्बन श्रृंखला सिरा मैल जो तैली रूप में होता है से पारस्परिक क्रिया करके जल में घुल जाता है। जल में क्या करता है, घुल जाता है। इस प्रकार आयनिक भाग जल के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला भाग जल से बाहर होता है। इससे जो संरचना बनती है उसे मिसेल कहते हैं। इससे जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार आयनिक भाग जल के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला भाग जल के बाहर होता है। इससे जो संरचना बनती है उसे मिसेल कहते हैं। मिसेल मैल को पानी में घुलाता है तथा हमारा कपड़ा
साफ हो जाता है। इस प्रकार हमारा कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। नमस्कार।